हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएसएन क्लासेस। क्लास 10th एसएसटी में आपका स्वागत है। क्लास 10th एसएसटी की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और सबसे पहले पावर शेयरिंग चैप्टर फर्स्ट सिविक्स का लेकर आए हैं, राइट। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इस चैप्टर की टेंशन खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से पूरा सिलेबस नवंबर एंड तक मैं इसी चैनल पे आपका कवर करूंगा, अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, सब्जेक्टिव्स, राइट। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड, आखिरी तक देखना भाई। अगर आपने वीडियो ऑन करी है तो एकदम फोकस से आपने इस वीडियो को सुनना है। पावर शेयरिंग की टेंशन आज ही खत्म हो जाएगी। बहुत टाइम से बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर आप वाईटी पर आओ, क्लास 10th की एसएसटी लेके। सो आ गए हैं भाई। अगर आप क्लास 10th में हैं और एसएसटी की टेंशन हो रही है, अब से आपकी एसएसटी की टेंशन खत्म होने वाली है, क्योंकि ज्यादा लेंदी, ज्यादा डिटेल्स कुछ नहीं है, बस टू द पॉइंट टॉपिक्स को आपने समझना है, आंसर लिख के आना है। और इसी वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे टॉपिक्स के बाद क्वेश्चन कैसे आते हैं, राइट। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों की कि बच्चों को पता नहीं चल पाता कि यार टॉपिक के बाद क्वेश्चन आते कैसे हैं। सब कुछ इसी पूरे लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। मतलब ये हमारे नोट्स हैं, सो दैट जैसे ही हमारा चैप्टर लाइक ओवर हो जाएगा, इस तरीके से एमसीक्यू मिलेंगे और ऐसे उड़ा देना है भाई, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, राइट। ऑल राइट, चैप्टर फर्स्ट सिविक्स, क्लास 10th एसएसटी, स्टार्ट कर देते हैं। चैप्टर फर्स्ट सिविक्स, दैट इज पावर शेयरिंग। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में हम समझेंगे पावर शेयरिंग का मतलब क्या है, राइट। तो सबसे पहले टॉपिक चेकलिस्ट चेक कर लीजिएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हमने इस चैप्टर में कवर करने हैं, राइट। सो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन टू पावर शेयरिंग, एंड देन बेल्जियम, एंड देन श्रीलंका। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग समझेंगे, फिर व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, राइट। ये सारे टॉपिक्स हमने इसी वन शॉट सिंगल पार्ट में कवर करने हैं। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आपको पावर शेयरिंग सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर, क्लास 10th एसएसटी। और इसी तरीके से हम सारा सिलेबस कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस ईयर सिलेबस 2025-2026। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले पावर शेयरिंग का इंट्रोडक्शन करते हैं कि भाई पावर शेयरिंग का मतलब क्या है, राइट। ये आप देख पा रहे हैं, इसे पावर शेयरिंग कहते हैं। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में पावर शेयरिंग अमंग दी ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, राइट। गवर्नमेंट के जितने ऑर्गन्स होते हैं उन्हीं सबके बीच पावर शेयरिंग की जाती है, राइट। सो बहुत बेसिक है। पावर शेयरिंग टू लेवल्स में होती है। देयर आर टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट पावर शेयरिंग के पर्सपेक्टिव से, एंड वन इज वर्टिकल लेवल। इस वाले लेवल को हम क्या कहते हैं? वर्टिकल लेवल। बहुत आराम से इस चैप्टर को समझेंगे ताकि मजे आ जाए भाई, समझ आ जाए, राइट। इस वाले लेवल को क्या कहते हैं? ओए होए होए होए, हॉरिजॉन्टल लेवल, राइट। अरे भाई एक मिनट, इस वाले लेवल को क्या कहते हैं गाइस? हॉरिजॉन्टल लेवल, राइट। अच्छा, इन शॉर्ट देयर आर टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एक कंट्री के अंदर, यस। एक वर्टिकल लेवल और एक हॉरिजॉन्टल लेवल, राइट। तो वर्टिकल लेवल में जो पावर शेयरिंग होती है इन बिटवीन दीज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। और जो हॉरिजॉन्टल लेवल में पावर शेयरिंग होती है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। आई होप समझ आ गया हो। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन टू पावर शेयरिंग क्लियर है सबको? यस। पावर शेयरिंग का इंट्रोडक्शन यही है, टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच पावर को शेयर कर देना, और एक कंट्री के अंदर पावर जो शेयर होती है टू बेसिक लेवल्स के बीच होती है, दैट इज वर्टिकल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल, राइट। ऐसे हंसते हंसते यार लर्न के साथ फन करते करते चैप्टर कब कंप्लीट हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, राइट। तो पावर शेयरिंग का आई होप आपको समझ आ गया हो, राइट। अब डेफिनेशन बनानी कैसी जाए सर?
अब सर डेफिनेशन कैसे बनेगी? पावर शेयरिंग अमंग दी बेसिक थ्री ऑर्गन्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, राइट। अब इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग में मतलब हम सेंट्रल, स्टेट, लोकल तीनों लेवल को समझते हैं, राइट। क्लियर है? ऑल राइट, चलिए टॉपिक नंबर 1 दैट इज बेल्जियम। बेल्जियम, राइट। सबसे पहले बेल्जियम को समझो। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, राइट। वेस्टर्न यूरोप की एक छोटी सी कंट्री है बेल्जियम, विद अ पॉपुलेशन ऑफ 1.14 करोड़। लगभग इतनी पॉपुलेशन बेल्जियम में ओवरऑल है, राइट। बहुत इजीली समझ आ जाएगा भाई। अब आपने यहां पे आ जाना है रीजन्स, मतलब एथनिक कंपोजिशन पर आ जाना है विद रीजन्स। ये मैप दिख रहा है आपको? यस, कलर वलर सब कुछ दिख रहा है। पॉपुलेशन इन वेरियस रीजन्स ऑफ बेल्जियम, यस। कलर देखने का काम तुम्हारा है भाई। अब इस बॉक्स को आइए फिल करते हैं पहले, राइट। फिर पॉइंट बाद में रीड करेंगे। सबसे पहले रीजन्स। रीजन में आप सबको रीजन मतलब जो भी क्षेत्र है, रीजन में रीजन वाला कॉलम फिल होना चाहिए। पॉपुलेशन में पॉपुलेशन वाला कॉलम फिल होना चाहिए भाई। लैंग्वेज में लैंग्वेज वाला कॉलम फिल होना चाहिए। दिस इज सो कॉल्ड एथनिक कंपोजिशन। कई बार एथनिक कंपोजिशन में क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब ये हम किसकी एथनिक कंपोजिशन कर रहे हैं? बेल्जियम की, राइट। बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन। अब सबसे पहले रीजन नंबर 1 आ जाओ यहाँ पे, फ्लैमिश रीजन। सबसे पहले फ्लैमिश रीजन आएगा, यहाँ पे फ्लैमिश लिख दो। यस, फ्लैमिश रीजन में पॉपुलेशन कौन से लैंग्वेज बोलने वाले की ज्यादा है पूरे कंट्री में? तो फ्लैमिश रीजन में भाई रहते हैं डच भाषा बोलने वाले लोग 59%। ऐसे उड़ाना है तुमने, ठीक है। इसके बाद वेलोनिया रीजन, यहां लिख दो वेलोनिया रीजन, यहां पे लिखा ही है। यस, वेलोनिया रीजन में 40% पॉपुलेशन रहती है फ्रेंच भाषा बोलने वाली। यस, बाकी रिमेनिंग मतलब ऑब्वियसली ये जो रिमेनिंग जर्मन स्पीकिंग है, यहां पे जर्मन लिख दो। जर्मन ओनली 1% है। यस, ये दोनों ही रीजन में है तो बोथ लिख दो यहाँ पे, राइट। बोथ लिख दो, सिंपल। अब जो कैपिटल रीजन है इसको अलग से इसका कॉलम बन जाएगा। कैपिटल रीजन का अलग से कॉलम बन जाएगा ब्रुजिल। यस, ब्रुजिल। यहां पे मैंने यहां लिख देता हूं भाई, जगह कम पड़ गई। बी, हाँ, बी फॉर बॉल नहीं, ब्रुजिल, राइट। समझ जाना यार, 10 स्टूडेंट्स हो, राइट। अब देखो कैपिटल रीजन में मतलब लाइक जो कंट्री में मेजोरिटी में है वो कैपिटल में माइनॉरिटी में है, राइट। इस लॉजिक को तुम सब याद रखना कि जिनकी कंट्री में ज्यादा मेजोरिटी है, पॉपुलेशन है, वो कैपिटल में अपोजिट हो जाता है, वो माइनॉरिटी में आ जाते हैं। तो कंट्री में मेजोरिटी में कौन है भाई? डच। मेजोरिटी में कौन है भाई कंट्री में? डच। तो कैपिटल रीजन में डच इक्वल्स टू माइनॉरिटी, मतलब ऐसे लिख देना, राइट। ये कॉलम ऐसे भर देना, सिंपल। फ्रेंच इक्वल्स टू मेजोरिटी, राइट। मतलब जिनकी कंट्री में मेजोरिटी है वो कैपिटल में, माइनॉरिटी में अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक जनसंख्या जिनकी ज्यादा होती है वो मेजोरिटी कहलाती है। यस, जिनकी कम होती है वो माइनॉरिटी कहलाते हैं, राइट। तो इस तरीके से पूरा एथनिक कंपोजिशन हो जाएगा ऑफ बेल्जियम, राइट, विद कैपिटल रीजन दैट इज ब्रुजिल। यस, अपोजिट कर देना, सिंपल। 50-50% ही मतलब ऑब्वियसली है, लेकिन जो कंट्री में मेजोरिटी में वो यहाँ पे भाई माइनॉरिटी में है। डी का मतलब डच है, एफ का मतलब फ्रेंच है, राइट। अब इन्हीं वजह से मतलब ये एकमात्र ऐसा रीजन है जो बेल्जियम में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। अब बेल्जियम में ना मतलब इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, तो अभी वो भी समझाऊंगा। बट पहले तुम सब ये समझ लो कि बेल्जियम जो मतलब कंट्री है वेस्टर्न यूरोप के पास, मतलब पूरे यूरोप की ही एक कंट्री है। यहाँ पे लगभग हरियाणा जितनी, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे हम कर सकते हैं, इतनी जनसंख्या है, राइट। और बेल्जियम का ये पूरा एथनिक कंपोजिशन है। और बेल्जियम कंट्री के बॉर्डर्स कनेक्टेड हैं फ्रांस कंट्री के साथ, नेदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है भाई। ऐसे क्वेश्चन तो एमसीक्यू में दौड़ते हैं, टुकड़ुक टुकड़ुक टुकड़ुक, राइट। ऐसे आप कर लेना। आई होप समझ आ गया हो। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा पॉइंट वाइज समझते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई करके।
थोड़ा पॉइंट वाइज समझते हैं, राइट। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग, मतलब जो यहाँ पे फ्रेंच कैपिटल की बात हो रही है, कैपिटल की बात हो रही है, कैपिटल ब्रुसेल, ऐसे लिख भी दिया करो यार, ऐसे समझ लिया करो, स्क्रीनशॉट लेते रहना जहां कहीं भी लगे, वीडियो पॉज करके मतलब सुनते रहना, राइट। मतलब मेरा पर्सपेक्टिव ऐसा नहीं कि भगाते चले जाओ, दौड़ाते चले जाओ, नहीं भाई, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करना, राइट। एकदम फ्री टाइम में हमारी वीडियो को ऑन करना, बिल्कुल फ्री टाइम में, ऐसे नहीं कि कभी भी कर ली, राइट। अब देखो जो माइनॉरिटी फ्रेंच, अब यहां पर आ जाओ, माइनॉरिटी फ्रेंच, राइट, ऐसे रिकॉल कर लो। ये जो मतलब कैपिटल में इनकी कम्युनिटी के लोग हैं, रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, मतलब जो कम लोग हैं वो बैकग्राउंड से रिच भी हैं और पावरफुल भी हैं। तो ये कहीं ना कहीं वजह थी कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करने की। एंड देन डच स्पीकिंग कम्युनिटी जो थी वाज ऑफेंडेड बाय दिस एज दे गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर, राइट। थोड़े समय के बाद जो डच स्पीकिंग के लोग थे, राइट, इनको मतलब ऑब्वियसली इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन फील्ड में काफी फायदा होता था, राइट। और जो माइनॉरिटी में लोग थे वो काफी रिच थे और काफी पावरफुल थे। स्टार्टिंग टाइम पे इनको बेनिफिट नहीं होता था ज्यादा डच लोगों को, यस, बाद में इन्हें भी होने लगा। मतलब मच लेटर का मतलब यही है कि थोड़े से समय के बाद जब बेल्जियम अकोमोडेट हो गया, राइट, फिर इनको मतलब काफी बेनिफिट होने लगा। नहीं तो शुरुआत में ज्यादातर बेनिफिट जो जिनकी माइनॉरिटीज में जो मतलब कम लोग थे उनको ज्यादा होता था, राइट। तो ऐसा आपने समझना है पूरा, मतलब पॉइंट वाइज ये पॉइंट यही बात कहने की कोशिश कर रहा है। एंड देन दिस लेड्स टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 50s एंड 60s, राइट। 1950s के टाइम पे और 1960s के टाइम पे लगभग 20 साल लगा लो, 20 इयर्स, दोनों कम्युनिटीज के बीच काफी ज्यादा टेंशंस क्रिएट हुई थी ड्यू टू दिस रीजन कि जो माइनॉरिटी में थे वो बैकग्राउंड से रिच भी थे, पावरफुल भी थे, काफी इकोनॉमिकली शुरुआत में उन्हें फायदा होता था, थोड़े समय के बाद होने भी लगा, ऑब्वियसली इनको भी होने लगा, लेकिन स्टार्टिंग में तो नहीं होता था ना, वो डिस्क्रिमिनेशन तो चलता था ना। अब कहा तो यही जाता है डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर शेयरिंग इक्वल होती है, राइट, चेक एंड बैलेंस की अथॉरिटी होती है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में। बट ऐसा यहाँ पे कुछ स्टार्टिंग टाइम पे तो खैर नहीं देखा गया, बट 50s 60s के टाइम पे काफी टेंशंस वगैरह क्रिएट हुई इन दोनों कम्युनिटीज के बीच, राइट। ये देख रहे हो ना चंगू बंगू कैसे भाई कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, राइट, इस वजह से, सिंपल। अब आगे चलते हैं। अब समझो अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम, मतलब कैसे बेल्जियम अकोमोडेट हुआ था, मतलब कैसे सेटलमेंट्स हुई थी, राइट, कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे रिजॉल्व हुए थे। बेल्जियम तो अकोमोडेट हो गया था, बट श्रीलंका भी हम समझेंगे, वहां पे तो सिविल वॉर वगैरह फिर भी मतलब हो ही रहे थे, राइट। चलिए, अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर, जो भी डच या फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स थे, शेल बी इक्वल इन दी सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर दोनों की इक्वालिटी थी, मतलब दोनों बराबर थे, सिंपल, इसे ही कहते हैं अकोमोडेशन, राइट। अब पूरे केंद्र सरकार के अंदर मतलब अब नजरिया ऐसा हो रहा था कि साफ साफ यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इस चीज को दर्शा रहा था कि चाहे कम्युनिटी डच हो या फ्रेंच हो, कोई भी लोग हो, ऐसा नहीं रहेगा कि भाई जो माइनॉरिटी में है उनकी पावर ज्यादा या उनकी पावर कम, ऐसा नहीं है। मेजोरिटी माइनॉरिटी का कंसेप्ट अब रिजॉल्व हो चुका है डिस्प्यूट मामले में, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मतलब अब इन दोनों की इक्वालिटी होगी, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी, राइट, जैसा कि डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है, यस। एंड देन सेकेंड पॉइंट, सम स्पेशल लॉज, मतलब कुछ कानून रिक्वायर, कुछ ऐसे कानूनों की जरूरत थी जो कि द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, राइट, मतलब कुछ ऐसे लॉ की रिक्वायरमेंट थी जो कि मेजोरिटी मेंबर्स का काफी सपोर्ट करे, कोई भी लिंग्विस्टिक ग्रुप के लोग हो, कोई भी लैंग्वेज बोलने वाले लोग हो, मतलब कोई भी भाषा बोलने वाले हो, डच हो, फ्रेंच हो, मतलब चाहे जर्मन हो, उन सब के लिए कुछ स्पेशल लॉज होने चाहिए, है ना, मतलब ऐसा। दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस यूनिलैटरली, राइट, कोई भी सिंगल कम्युनिटी यूनिलैटरली डिसीजन ना ले पाए, राइट। अगर सिंगल कम्युनिटी ले रही है तो समझ जाओ भाई उसकी पावर ज्यादा है,
उसका दबदबा ज्यादा है, तो फिर तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री का एग्जाम्पल हुआ ही नहीं, है ना। पावर शेयरिंग का मतलब है ही नहीं है। पावर शेयरिंग का मतलब होता है इक्वल रिप्रेजेंटेशन, ट्रांसपेरेंसी, यार पार सब दिखेगा भाई, राइट। तो बेल्जियम ऐसे अकोमोडेट होता चला गया, ताकि अब भाई ये सब चीजें इसलिए करने की जरूरत थी ताकि यूनिलेटरली कोई अपने एक कंट्री, यूनि मतलब वन, एक के पर्सपेक्टिव से डिसीजंस मेकिंग ना की जाए, राइट। थर्ड पॉइंट, मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जितनी भी पावर्स थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ टू रीजन्स ऑफ द कंट्री, राइट। कई सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट, मतलब ऑब्वियसली कई सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती थी, राइट। दोनों के बीच अब पावर शेयरिंग हो रही है, जैसा कि वर्टिकल लेवल में होता है सेंट्रल स्टेट लोकल, है ना। तो मतलब तीनों के पास पावर शेयरिंग होती है ना। फेडरल स्ट्रक्चर टाइप, फेडरलिज्म में क्या होता है, फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट सबऑर्डिनेट नहीं करता सेंटर को, बट कई पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, राइट। दोनों रीजन्स में, चाहे फ्लेमिश रीजन हो या वेलोनिया रीजन हो, राइट। कई पावर शेयरिंग इस तरीके से की जाने लगी, सिंपल, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को दे रही थी पावर, राइट। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा फेडरल स्ट्रक्चर में होता है। यहां पर ध्यान रखना, ऐसा फेडरल स्ट्रक्चर में होता है कि स्टेट गवर्नमेंट ऑब्वियसली क्यों सबऑर्डिनेट करेगी भाई, पावर शेयरिंग कर दी, तुमको तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, तो अब क्यों वो सबऑर्डिनेट करे भाई। तो इस तरीके से बेल्जियम का जो मॉडल था, पूरा मतलब कन्फ्लिक्ट्स थे, जो भी दिक्कतें चल रही थी, वो अकोमोडेट ऐसे हुई थी, राइट। तो पूरी तरीके से मतलब ये पावर शेयरिंग का एग्जांपल है एकदम अच्छे से। अब ब्रुसेल कैपिटल की बात करें तो ब्रुसेल हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ दी कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब ब्रुसेल के अंदर एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई दोनों कम्युनिटीज के लिए, बट दोनों की बराबर रिप्रेजेंटेशन थी, बिल्कुल इक्वल रिप्रेजेंटेशन, चाहे डच हो फ्रेंच हो कोई भी हो, है ना। यहाँ पर फ्रेंच मेजोरिटी में थे, डच माइनॉरिटी में थे, ये सरकार है, तो बिल्कुल सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई, सिंपल। तो ऑब्वियसली थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट, थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये बेल्जियम में बनाई गई थी, मतलब तीसरे टाइप की गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट। स्पेसिफिक ऐसा नहीं था, कहीं भी कोई भी कम्युनिटी के लोग रह रहे हो, सबकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखी गई, इसमें कोई भेदभाव नहीं है इसमें ऐसा, राइट। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इक्वल रिप्रेजेंटेशन को कैपिटल के अंदर, कैपिटल ब्रुसेल्स के अंदर, बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन दी सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि डच स्पीकिंग कम्युनिटी ने एक्सेप्ट कर लिया है इक्वल रिप्रेजेंटेशन को पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, राइट। तो इसीलिए फ्रेंच स्पीकिंग लोग मतलब यहाँ पे इसी चीज को, इक्वल रिप्रेजेंटेशन को ब्रुसेल में भी एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, राइट। जैसे कि पहले ऐसा था, एथनिक कन्फ्लिक्ट इसी वजह से हुआ था, राइट, कि जो लोग माइनॉरिटी में हैं उनकी मतलब ज्यादा पावर है, मतलब ज्यादा पावर्स उन पे हैं, ज्यादा अमीर हैं, ज्यादा रिच हैं, तो इस तरीके से मतलब इक्वल रिप्रेजेंटेशन, अब आप देख सकते हो बराबर की टक्कर चलेगी, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक का दबदबा, किसी एक का दबदबा नहीं है भाई, राइट। आई होप समझ आ रहा हो। इसके बाद देयर इज द कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट थी, which is elected by people obviously belonging to one language community, जो भी जिस भी भाषा के लोग मतलब जिससे भी बिलोंग करते हैं, डच फ्रेंच जर्मन, राइट, इनके लिए बनाई गई थी। दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल, लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है कि जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी वो मतलब ज्यादातर किन इश्यूज पर डील करती थी। इश्यूज इज लाइक कल्चरल, एजुकेशनल, लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज, नो मैटर वेयर दे लिव, भाई कोई मैटर नहीं है चाहे जहां रहते हो, बट उनकी स्पेसिफिक ये मतलब गवर्नमेंट थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट की, राइट। उनकी स्पेसिफिक मतलब ये गवर्नमेंट थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट, राइट। तो इस तरीके से ये गवर्नमेंट बनाई गई थी, ठीक है। अब इन मुद्दों पर ये डील करती थी इस टाइप की गवर्नमेंट, यहां लिख लो यार, कम्युनिटी गवर्नमेंट। टू द पॉइंट अगर आप समझोगे ना तो मजे आ जाएंगे भाई, राइट। यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड, यहाँ का मॉडल बहुत कॉम्प्लिकेटेड, मतलब ऑब्वियसली, राइट।
but these arrangements worked well so far that they helped to avoid civic strife between the two major communities and a possible division of the country on linguistic line, right? जैसा कि आपने पहले देखा 50s के टाइम पे और 60s के टाइम पे काफी यहां पर टेंशंस वगैरह क्रिएट हुई, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह देखे गए, यस। लेकिन बेल्जियम इस चीज को सक्सेस करने में सक्सेसफुल हो गया। यहां पे पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को किस तरीके से करना है, कैसे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बीच इक्वल रिप्रेजेंटेशन देनी है, कैसे अकोमोडेट करना है, इसीलिए इस टॉपिक को अकोमोडेशन कहते हैं, राइट। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है अकोमोडेशन के ऊपर, तो आपने ऐसे कर लेना है, चाहे मुसीबत कितनी क्यों ना आई हो, बट लिंग्विस्टिक बेसिस पे, जैसे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया के फ्रंट पर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट का सबसे बड़ा चैलेंज था ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज स्टेट को क्रिएट करना। फिर भी कहीं ना कहीं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपॉइंट हुआ ना 53 में, उसका एक्ट पास हुआ ना 56 में, स्टेट्स बने ना, कोई बात नहीं, चैलेंजेस तो आते हैं यार, बिना चैलेंजेस आए सक्सेसफुल थोड़ी होता है, चाहे कोई पर्सन हो या फिर कोई कंट्री हो भाई। सिंपल इंडियन पॉलिटिक्स उठा लो, कोई बात नहीं, ह्यूमैनिटीज लोगे अगर 12th में इंडियन पॉलिटिक्स की बुक अच्छे से पढ़ोगे, राइट। व्हेन मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप, कई यूरोप की कंट्रीज केम टुगेदर टू फॉर्म ऑफ यूरोपियन यूनियन, ब्रुसेल वाज चूजन एट इट्स हेडक्वार्टर, राइट। अब आपको पता होना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन एक टाइम के बाद 1992 में हुई थी अंडर द ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट। ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट के अंडर, चलो फुल फॉर्म लिख देता हूं भाई जस्ट फॉर नॉलेज, ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट, राइट। एक टाइम के बाद यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन हुई थी 28 कंट्रीज के साथ। अब इसमें जब ये फॉर्मेशन हुई तो ब्रुसेल को हेडक्वार्टर, मतलब ब्रुसेल अब हेडक्वार्टर चूज किया गया। कई बार हेडक्वार्टर भाई कौन सा था, कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट। तो ऑब्वियसली ब्रुसेल, राइट। हेडक्वार्टर आए तो आंसर लिख देना ब्रुसेल, राइट। आई होप क्लियर है। एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम विद कॉन्फ्लिक्ट्स विद अकोमोडेशन, राइट। तो आइए देखते हैं इससे रिलेटेड एमसीक्यू कैसे आ सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना, आंसर आपको खुद करना है, राइट। क्वेश्चन का आंसर आपको खुद करना है भाई। हर टॉपिक के बाद क्वेश्चन कैसे आ सकता है, लास्ट में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, राइट। वो आपने अपने आप लगाने हैं, मतलब अपने आप करने हैं, सिंपल, ये आपका अपना काम है। स्क्रीनशॉट लेते जाओ, पॉज कर करके भी ले सकते हो यार। चलो टॉपिक 2 स्टार्ट करते हैं, दैट इज श्रीलंका। चलो अब श्रीलंका का सबसे पहले भाई इसका भी इंट्रोडक्शन लेना है अच्छे से, सिंपल। सो श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन ऑब्वियसली एंड इट हैज अराउंड 2 करोड़ पॉपुलेशन, लगभग इतनी पॉपुलेशन यहाँ पे भी है ना। तमिल नेटिव्स आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स। जो तमिल नेटिव्स श्रीलंका में रहते थे, तमिल लोग, वो श्रीलंकन तमिल्स कहलाते थे। whose forefather came from India as plantation workers during colonial period are called Indian Tamils। जो इंडिया से गए थे प्लांटेशन वर्किंग करने के लिए श्रीलंका में, वो तमिल नेटिव्स इंडियन तमिल्स थे भाई, राइट। तो आपको अब इसका भी एथनिक कंपोजिशन पता होना चाहिए। यहाँ पे बॉक्स पूरा फुलफिल है, राइट। बेल्जियम में मैंने तुम्हें बता दिया था कि कैसे बॉक्स को फुलफिल किया जाता है। अब इसको अगर हम हटा भी दें तो अपने आप भी कर सकते हो, है ना। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि श्रीलंका के अंदर तमिल्स के 2 सब ग्रुप्स, मतलब ऑब्वियसली 2 सब ग्रुप्स, वन इज श्रीलंकन तमिल्स, सेकंड इज इंडियन तमिल। छोटा सा लिख दिया यार, ध्यान रखना, है ना। ये मैप देख लो आप, ऐसे आराम से, विजिबिलिटी पूरी परफेक्ट है ना। चलो एथनिक कंपोजिशन इसका भी आ सकता है भाई। देखो सोशल ग्रुप सिन्हाला तमिल, श्रीलंकन तमिल्स, इंडियन तमिल्स। 74% पॉपुलेशन, 18%, 13%, 5%। लैंग्वेज सिन्हालास, ऑब्वियसली तमिल्स, तमिल, राइट, क्योंकि ये तमिल्स पूरे थे और ये श्रीलंकन से, मतलब ये श्रीलंका में से मतलब आए थे, श्रीलंका के ही थे, ये इंडिया से आए थे, राइट। अब इसमें हिंदू मुस्लिम 7%, ये सारे मिक्स करके 7% इनकी आबादी थी। बुद्धिस्ट क्रिश्चियन 7%, तो 100% ऐसे श्रीलंका की कंपोजिशन हो जाती है। बहुत इजीली आप कर लोगे, राइट, श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन, सिंपल। चले आगे। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, राइट।
then I see the comments, then I reply your doubts, right? Simple. ऑल राइट, अब समझते हैं मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। मेजोरिटेरियनिज्म का कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, मतलब जिसकी ज्यादा मेजोरिटी थी ना श्रीलंका में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी थोड़े शुरुआती समय में कि मेजोरिटेरियनिज्म मतलब सिन्हालाज यहाँ पे 74% थे, तो उन्हीं के पास ज्यादा पावर्स थी, उन्हीं का दबदबा ज्यादा था, राइट? थोड़ा बेसिक मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस, आई मतलब इंडिपेंडेंस 1948, ये याद रख लेना, राइट? अब यहाँ पे जिनकी मेजोरिटी थी उनके पास पावर्स ज्यादा थी, राइट? समझते हैं मेजोरिटेरियनिज्म पूरी आइडियोलॉजी, राइट? आई बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री। जो भी मेजोरिटी में थे वो एबल थे कि वो कंट्री का रूल, मतलब कंट्री में वो रूल कर रहे हैं, यस, इन विच एवर वे इट वांट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। तो जो भी मतलब माइनॉरिटी के लोग थे, जो भी कम जनसंख्या जिनकी थी, लाइक तमिल्स, उनके सारे एम्बिशंस को, सारे विशेष को डिनाई किया जाता था, डिसरिगार्ड किया जाता था, क्योंकि सबसे ज्यादा पावर तो मेजोरिटी की थी, है ना? तो जो भी माइनॉरिटी के मतलब लोग थे उनको, मतलब उनकी विशेष को, उनकी नीड्स को नहीं सुना जाता था, कोई राइट्स नहीं दिए गए थे, राइट? उनको डिनाई किया जाता था, डिसरिगार्ड किया जाता था। दैट इज वाई सिर्फ इन्हीं की विचारधारा चल रही थी, इन्हीं आई से ISM लग गया ना, ये पूरी विचारधारा हो गई मेजोरिटेरियनिज्म, राइट? श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 48। कब आजाद हुआ था श्रीलंका? अभी बताया तुम्हें भाई, राइट? द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी वांटेड टू सिक्योर डोमिनेंस। जितने लीडर्स थे सिन्हाला कम्युनिटी के, वो चाहते थे कि वो अपनी डोमिनेंस को सिक्योर करके रखें पूरी गवर्नमेंट के अंदर, फिर देयर मेजोरिटी, पूरी कंट्री के अंदर अपनी मेजोरिटी को, अपने डोमिनेंस को, अपने दबदबे को प्रॉपर सिक्योर करके रखे, ऐसा चाहते थे सिन्हालाज कम्युनिटी के लोग। तमिल्स कहां जाएंगे भाई? क्या वो कन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे, वो वॉर नहीं करेंगे, वो फाइट नहीं करेंगे? ऐसे तो वो भी डिमांड कर लेंगे कि हमें भी अलग देश बनाना है, या हमें यहाँ राइट्स दो, है ना? तो इस तरीके से यहाँ पर भी कन्फ्लिक्ट्स वगैरह चले थे, राइट? आई होप तुम्हें मेजोरिटेरियनिज्म वाला कंसेप्ट क्लियर हो, सिंपल। तो समझते हैं 1956 में MCQ में क्वेश्चन आ सकता है, एक्ट पास हुआ था जिसके अंदर सिन्हाला कम्युनिटी को ऑफिशियली, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया था। विद द हेल्प ऑफ दिस एक्ट, मतलब एक लॉ आ गया था कि अब ऑफिशियली सिन्हालाज कम्युनिटी, मतलब ऑब्वियसली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी गई थी। यस, टिक लगा दो। 56 में there were preferential policies that favored Sinhala applicants for universities positions and government jobs, right? हर लेवल पे ज्यादातर मतलब प्रेफरेंस, ज्यादातर फेवर, ज्यादातर सिक्योरेंस सिन्हाला कम्युनिटी को ही दी जाती थी। जो भी सिन्हालाज एप्लीकेंट्स थे, सिन्हालाज से बिलोंग करने वाले लोग थे, चाहे यूनिवर्सिटीज की पोजीशन हो, चाहे कोई भी हो, व्हाटएवर, गवर्नमेंट जॉब्स, हर किसी में इन्हीं की सिक्योरिटी इंश्योर की जाती थी, इन्हीं को ही फेवर दिया जाता था, राइट? जॉब ऑफ के मामले में भी वैसे भी। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट द स्टेट शेल प्रोटेक्ट एंड प्रमोट बुद्धिज्म। जब नया कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ का बना तो वो ऑब्वियसली बुद्धिज्म आइडियोलॉजी को प्रमोट करता था। बुद्धिज्म आइडियोलॉजी तुम्हें पता होनी चाहिए, राइट? बुद्धिज्म, इनका नाम पहले सिद्धार्थ था, बाद में ये गौतम बुद्ध बने, राइट? एनलाइटनमेंट अचीव कर ली इन्होंने, तो ये भी इनकी भी थी थोड़ी बहुत जनसंख्या यहाँ पे। तो जो यहाँ नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, तो ऑब्वियसली वो इनको मतलब प्रमोट करता था, ऑब्वियसली इनको भी प्रोटेक्शन देता था, मतलब इनको प्रोटेक्ट करता था यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन, गाइस, राइट? ये कुछ पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, सिंपल, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। All these government measures gradually increase the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. जितने भी गवर्नमेंट मतलब जो भी पॉलिसीज बना रही थी, जो भी मेजर्स कर रही थी, जो भी चीजें पास कर रही थी सिन्हालाज के फेवर में, उन सभी को देखते हुए ऑब्वियसली श्रीलंकन तमिल जितने भी थे वो एलिनिएट फील कर रहे थे कि उनको तो भाई मतलब कोई कंसिडर ही नहीं कर रहा है, कोई राइट्स ही नहीं दे रहा है, ये सब कुछ, राइट? So they felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture, right? मतलब इन सब तमिल्स को एक चीज ये फील हुई कि जो भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज
बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स के थ्रू बनाई गई थी, राइट, वो उनके लैंग्वेज और कल्चर के टूवर्ड्स बिल्कुल भी टिल्ट्रेशन या फिर कुछ भी चिंतन सेंसिटिव तरीके से कंसर्न नहीं दिखा रही थी, राइट। मतलब जो भी बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स के थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज बनी थी, राइट, तमिल्स को ऐसा फील हुआ कि वो उनके लैंग्वेज कल्चर को नहीं रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं टिल्ट्रेशन दिखा रही है इनकी तरफ, राइट। तो मतलब टोटली बैकवर्ड इनको फील हो रहा था, मतलब बहुत ज्यादा, काफी कुछ तमिल्स को, मतलब तमिल्स पॉपुलेशन को, कि उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है, सिंपल, राइट। एंड दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट। जो भी यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन था या जो भी यहाँ की सरकार थी, पॉलिसीज जो भी बना रही थी, राइट, वो बिल्कुल डिनाई कर रही थी इनको पॉलिटिकल राइट्स इक्वल देने का, मतलब बिल्कुल डिनाई कर रही थी। इन शॉर्ट तमिल्स के फेवर में कोई भी चीज नहीं थी, उनके पास किसी भी टाइप का राइट्स नहीं दिया जा रहा था उन्हें, राइट। They were discriminated in getting jobs and other opportunities. Discriminated मतलब डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था कोई भी जॉब्स में या किसी भी अपॉर्चुनिटीज के बीच, भेदभाव, है ना, ये सब कुछ। सिर्फ मेजोरिटी सिन्हालास की सुप्रीमेसी थी, सिर्फ इनकी सुप्रीमेसी थी, राइट। जिसका रिजल्ट ये रहा, मतलब रिलेशनशिप बिटवीन सिन्हाला तमिल्स कम्युनिटी स्ट्रेंड ओवर टाइम, मतलब दोनों के बीच में संबंध ऐसे बिगड़ गए, एकदम खराब हो गए, स्ट्रेंड एकदम खराब हो गए भाई, राइट। तमिल्स लोग मतलब ये डिमांड करने लगे कि भाई हमें भी आजादी चाहिए, सेफ्टी, डिग्निटी, मतलब जो भी होना चाहिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर वो सब कुछ, राइट। बट इन्हें इस तरीके से डिनाई किया जा रहा है, इन्हें कंसिडर ही नहीं किया जा रहा, सिर्फ इनका दबदबा है भाई, इनका तो है ही नहीं। हर फील्ड में, हर अपॉर्चुनिटी में डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, राइट। तो कहीं ना कहीं ये सारी प्रॉब्लम्स देखी जा रही थी, पूरी तरीके से डिनाइड, राइट। अब देखो स्ट्रगल्स क्या देखे गए श्रीलंकन तमिल्स के थ्रू, है ना, मतलब यहाँ के तमिल्स ग्रुप्स के थ्रू। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल्स, मतलब इन्होंने भी पार्टीज वगैरह लॉन्च कर दी, पॉलिटिकल पार्टीज, एंड काफी संघर्ष करना स्टार्ट कर दिया, राइट। रिकॉग्निशन ऑफ तमिल्स एज ऑफिशियल लैंग्वेज, ये भी इनका स्ट्रगल में एक पॉइंट था कि ये चाह रहे थे कि इनकी भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज की जाए। रीजनल ऑटोनॉमी की भी इनकी डिमांड थी। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एंड जॉब, मतलब इस फील्ड में ये चाहते थे कि इनको भी इक्वालिटी, समानता मिले, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, राइट, इक्वल अपॉर्चुनिटी इनको भी मिले इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड जॉब्स, राइट। बट देयर डिमांड फॉर ऑटोनॉमी ऑफ द प्रोविंस वाज रिपीटेडली डिनाइड, बट इनकी सारी डिमांड को ना डिनाई किया जा रहा था, मतलब नहीं भाई, नकारा जा रहा था, राइट। देखो बाय 1980s के टाइम पे सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म्ड, मतलब कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड हुए, राइट, राजनीतिक संगठन, डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल एलम, मतलब वो चाहते थे कि इंडिपेंडेंट तमिल एलम स्टेट डिक्लेयर हो। नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न, श्रीलंका का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, इस वाले पार्ट को तमिल एलम डिक्लेयर कर दो, इंडिपेंडेंट तमिल एलम स्टेट, राइट। ऐसा मतलब इन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड, मतलब इनकी ये डिमांड थी बेसिकली, राइट। कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, सिंपल। तो तुम्हें एक चीज ये भी, ये सब कुछ पता होना चाहिए, है ना। युद्ध भी चला, कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए, फाइनली श्रीलंका में सिविल वॉर देखा जाने लगा। सिविल वॉर आपस में जो कंट्री के इंटरनली होता है, देश के अंदर होता है, राइट। Distrust between the two communities turned into widespread conflict as it soon turned into a civil war, राइट। जब हर साइड से इनको डिनाई किया जा रहा है तमिल्स को, इनकी मांगे पूरी नहीं की जा रही, इनको कंसीडर नहीं किया जा रहा, इनको अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जा रही, कुछ भी वटएवर, है ना। तो ये रिजल्ट आता है, परिणाम ये देखा जाता है कि आपस में फिर भाई कॉन्फ्लिक्ट्स और बढ़ जाता है, फिर सिविल वॉर होता है, राइट, गृह युद्ध, इसे हम कहते हैं गृह युद्ध, राइट। अब देखो सिविल वॉर 23 जुलाई 1983 टू 18 मई 2009 इन बिटवीन चला था। कई बार एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। और एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बना था, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज LTTE। इसकी पूरी फुल फॉर्म याद रखना, कई बार एमसीक्यू में करेक्ट फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, राइट, करेक्ट याद रखना। वर्सेस श्रीलंकन गवर्नमेंट, दोनों के बीच मतलब कन्फ्लिक्ट, सिविल वॉर हुआ था। अब LTTE दिखती बात है कि ये फेवर करेंगे तमिल्स ग्रुप्स का, है ना,
बाकी श्रीलंकन गवर्नमेंट तो सुप्रीमेसी श्रीलंकन हाला कम्युनिटी को देती ही है, तो दोनों में सिविल वॉर चला इतने टाइम से इतने टाइम तक, राइट। फिर इसके बाद भाई रीजन समझो, कारण टू क्रिएट एन इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट। भाई एक ग्रुप का मानना था कि तमिल स्टेट क्रिएट होना चाहिए, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे समझा। अरे सॉरी कोई बात नहीं, टच हो गया यहाँ पे, ठीक है। जैसा यहाँ पर देखा हमने कि 80s के टाइम पे कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुए थे जिनका मानना था तमिल एलम स्टेट डिक्लेयर होना चाहिए, राइट। तो डिनाई किया गया सब कुछ, तो इनके बीच क्या हो गया, फाइनली रिजल्ट क्या देखा गया, सिविल वॉर, इतने टाइम से इतने टाइम तक। अब इनका यही मानना था, कारण यही था कि तमिल एलम एक स्टेट डिक्लेयर हो, राइट, मतलब पूरी एक कंट्री डिक्लेयर हो, सिंपल। अब देखो एज अ रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल, मतलब लगभग हजारों लोग दोनों कम्युनिटीज के मारे गए। ऑब्वियसली जब लड़ाई होती है दोनों ग्रुप्स में तो मरते तो दोनों साइड से ही है ना। मैनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव देयर कंट्री, है ना, मैनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव दी कंट्री। कई फैमिलीज को फोर्स किया गया कि देश छोड़ के भागो, एज रिफ्यूजी, मतलब रिफ्यूजी बन के माइग्रेट कर जाओ। रिफ्यूजी जब कोई प्रॉब्लम होती है किसी कंट्री में, तब वो जो माइग्रेशन होती है ना, उससे रिफ्यूजी कहते हैं, रिफ्यूजी। अगर किसी देश में कोई डिजास्टर आया, कोई प्रॉब्लम हुई और बंदे भाग रहे हैं तो वो रिफ्यूजी कहलाएंगे। इसीलिए बोला गया है कि भाई कई फैमिलीज को फोर्स किया गया कंट्री छोड़ के भागो एज रिफ्यूजी, एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड, उनकी डेली लाइफ भी काफी तबाह हुई, राइट। यू विल रीड अबाउट श्रीलंका एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ। एक चीज ध्यान रखना, श्रीलंका में इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर जरा सा भी इंपैक्ट नहीं पड़ा। इन सभी की वजह से श्रीलंका ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेंटेन करके रखा, राइट। ये एक अच्छी बात थी, मतलब पॉजिटिव पॉइंट था, है ना। बट द सिविल वॉर कॉज टेरिबल सेटबैक टू द सोशल कल्चरल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। सिविल वॉर ने एक सेटबैक मतलब क्रिएट कर दिया, एक मतलब पॉइंट बता दिया कि यार यहाँ पे ऐसी दिक्कतें हुई थी, राइट। तो श्रीलंका ने अकोमोडेट नहीं करा था यहाँ तक तो, बट स्टिल यहाँ पे इस तरीके से कन्फ्लिक्ट चला। और देख सकते हो ना तमिल्स वगैरह ने कैसे डिमांड करी तमिल एलव स्टेट डिक्लेयर करने की। सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने, लाइक LTT, फुल फॉर्म याद रख लेना, राइट। ये था पूरा श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन विद कॉन्फ्लिक्ट, राइट। ओके, तो अब कंपैरिजन करते हैं बेल्जियम और श्रीलंका दोनों के बीच। समझ तो दोनों लिया है, राइट। कंपैरिजन में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे पहले बेल्जियम को समझते हैं। The leaders have realized that the unity of the country is possible। मतलब यहाँ के लीडर्स को एक चीज रियलाइज हो गई थी कि जो कंट्री की यूनिटी है वो जभी मतलब पॉसिबल हो पाएगी, यूनिटी इंश्योर जभी हो पाएगा, ओनली बाय रिस्पेक्टिंग दी फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रीजन, राइट। मतलब क्या है कम्युनिटीज की फीलिंग्स, क्या है रीजन्स का इंटरेस्ट, क्या है लोगों का इंटरेस्ट, अगर हम इनको रिस्पेक्ट करेंगे तभी जाके ये चीज पॉसिबल हो पाएगी कंट्री में यूनिटी इंश्योर कैसे करनी है। तो ऐसा बेल्जियम के अंदर अकोमोडेशन में तो यही देखा गया था, है ना। मतलब यहाँ के लीडर्स को ये चीज रियलाइज हो गई थी कि हम यूनिटी को तब तक इंश्योर नहीं कर सकते जब तक लोगों का इंटरेस्ट ना जाने, कम्युनिटीज क्या चाहती हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, राइट, तब तक यहाँ पे कुछ यूनिटी इंश्योर नहीं हो सकती। ये था बेल्जियम का पहला पॉइंट। इसके बाद सच आ रियलाइजेशन की, मतलब इन्हीं की वजह से रिजल्ट जो रहा वो म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर, है ना। मतलब ये सब अच्छी बातें हैं, अच्छे पॉइंट्स हैं। जब किसी को रियलाइज होता है कि मेरी गलती है, आई एम सो सॉरी, तब जाके एक म्यूचुअली रिस्पेक्ट, म्यूचुअली मतलब तरीके से अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि ठीक है भाई अब गलती नहीं होगी, ऐसा। तो कहीं ना कहीं बेल्जियम एक्सेप्ट कर गया था, मतलब बेल्जियम कंट्री का मॉडल, यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ के लीडर्स, कि भाई बिना जोड़े, बिना पावर शेयरिंग करे, बिना इक्वालिटी ना दिए, बिना इक्वालिटी दिए बेल्जियम क्या कोई भी कंट्री यूनिटी को तो इंश्योर नहीं कर सकती। ये था बेल्जियम, राइट। अब श्रीलंका, इसी जगह पे अगर श्रीलंका कंट्री को रखें तो इट शोस that if a majority community wants to force its dominance over others and refuse to share power, it can undermine the unity of the country। यहाँ पे अपोजिट था, यहाँ पे जो मतलब मेजोरिटी कम्युनिटी थी ना सिनाला, वो बस यही चाहती थी कि भाई देखो उन्हीं की सुप्रीमेसी हो, उन्हीं का इन्फ्लुएंस बना रहे हर एक कम्युनिटी में, उन्हीं का ही दबदबा बना रहे, उन्हीं की डोमिनेंस हो, राइट, और पावर शेयरिंग वगैरह ना हो भाई,
ठीक है, हमारा ही सब कुछ हो, तो जिसका परिणाम देखा गया सिविल वॉर। यहाँ पे इन लोगों ने तो मतलब एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि यहाँ की फीलिंग, यहाँ के इंटरेस्ट समझ गए थे लीडर्स कि भाई बिना पावर शेयरिंग करे तो कुछ नहीं चल सकता, यूनिटी इंश्योर नहीं हो सकती, है ना। यहाँ पे डिनाई कर रहे थे, जैसे तमिल्स लोगों को राइट्स नहीं दिया, कुछ नहीं मिला, ये वो, तो रिजल्ट सिविल वॉर देखा गया, राइट। तो ये था बेल्जियम और श्रीलंका विथ कंपैरिजन। आई होप क्लियर हो, है ना। अब देख लो भाई, इसमें श्रीलंका से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एमसीक्यू में। ये फिर से तुम स्क्रीनशॉट ले लेना, पॉज करके ले लेना है, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, राइट। मतलब कि पावर शेयरिंग किस किस फॉर्म में होती है। सिंपल, एक होती है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सिंपल। इस वाली फॉर्म में पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, राइट। लेजिस्लेचर पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव काम करने वाले लोग, सरकार के लिए मतलब टाइप, जुडिशरी न्याय देने वाले कोर्ट, न्यायपालिका, है ना। इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट प्लेस एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। इसके अंदर चेक एंड बैलेंस की अथॉरिटी होती है, राइट। मतलब इसमें जो भी फॉर्म है एक दूसरे को चेक कर सकती है, चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग है, एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन आए, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, राइट, सिंपल। एंड देन अब थोड़ा पॉइंट वाइज समझते हैं, ध्यान देना। देखो, सच अ सेपरेशन, कोई भी सेपरेशन एंश्योर्स दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, राइट। मतलब कोई भी अनलिमिटेड पावर को यूज नहीं कर सकता, राइट। क्योंकि जब पावर शेयरिंग हो जाती है ना, तो ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड पावर कोई भी ऑर्गन्स अपना इंश्योर करे या यूज कर ले, ऐसा नहीं होता, राइट। तो इसीलिए बोला गया सच अ सेपरेशन एंश्योर्स दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स, कोई भी ऑर्गन अनलिमिटेड पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकता, राइट। अब देखो, ईच ऑर्गन चेक एंड अदर्स, हर ऑर्गन एक दूसरे को चेक कर सकता है, किसी के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है, अपनी मर्जी से कोई नहीं चलता ऑर्गन, राइट। पावर शेयरिंग है, सिंपल। चेक एंड दी अदर्स मतलब अलग अलग चीजों को चेक कर सकते हैं। दिस रिजल्ट इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन, राइट। बैलेंस ऑफ पावर्स होती है, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, राइट। इवन दो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सरसाइज पावर, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू दी पार्लियामेंट, राइट। जो भी मंत्री है, जो भी सरकार है, ऑफिशियल्स, राइट, वो ही पावर को मतलब चेक करते हैं किसी की भी, और वो ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट के लिए, सिंपल। अब एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट के अंदर होते हैं, राइट, वही रिस्पॉन्सिबल है। पार्लियामेंट के पास लॉ मेकिंग प्रोसेस होता है, कानून बनाने का सारा प्रोसेस पार्लियामेंट के पास होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का ये फंक्शन है कि पार्लियामेंट के पास ही अथॉरिटी होती है, राइट, कॉन्स्टिट्यूशनली। ऑल्दो जज आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, जजेस भी अपॉइंट होते हैं एग्जीक्यूटिव के थ्रू, दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव, वो चेक कर सकते हैं हर एग्जीक्यूटिव की फंक्शनिंग। और लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर, मतलब जो भी कानून बनाया गया है लेजिस्लेचर के थ्रू, उसको भी चेक कर सकते हैं, राइट। दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर, सिंपल। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। कई बार चेक एंड बैलेंस पर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, राइट। तो आप देख सकते हो चेक एंड बैलेंस, बैलेंस ऑफ पावर, चेक करना एक दूसरे को, मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स में, यस। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में ये वाली फंक्शनिंग होती है। आई होप क्लियर हो, सिंपल। अब चलिए वर्टिकल डिवीजन समझते हैं भाई, वर्टिकल, सेंट्रल, स्टेट, लोकल। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, समथिंग लाइक दिस। लो जी सबसे पहले यही बताया था तुम्हें, इंट्रोडक्शन टू पावर शेयरिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, जो पूरे देश की कंट्री होती है, नेशनल लेवल पे जो डील करती है। स्टेट गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल, जो कि एक स्टेट लेवल पे होती है। लोकल गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट एट द लोवेस्ट लेवल लाइक द पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज। अब तुम्हें मैं लोकल गवर्नमेंट की ना दो बॉडीज समझाता हूँ। लोकल बॉडीज की टू बॉडीज होती है, ये तुम्हें ऑलरेडी ऑफलाइन स्टूडेंट को तो बताया भी है। एक रूरल बॉडी, एक अर्बन बॉडी। रूरल बॉडी मतलब ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत, है ना। अर्बन बॉडी में म्युनिसिपैलिटीज, शॉर्ट में लिख दिया, जैसे एमसीडीज इलेक्शंस होते हैं, राइट। ये
तो ये है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। और फेडरल स्ट्रक्चर में, फेडरलिज्म में वर्टिकल डिवीजन को मेजर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग बोला जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट विच हेल्प इन गवर्नमेंट। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब हमारा जो भी संविधान है, उसमें सब कुछ लिखा गया है किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन सा नॉर्म्स होना चाहिए, कौन सा रूल होना चाहिए, राइट। अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में कैसे सरकारें चलेंगी, कैसे क्या है, सब कुछ, राइट। आई होप वर्टिकल डिवीजन क्लियर हो, सिंपल। अब देखो, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप सच एज द रिलीजियस लिंग्विस्टिक ग्रुप। मतलब इनके बेसिस पे भी पावर शेयरिंग होती है, रिलीजियस ग्रुप्स में भी और लिंग्विस्टिक बेसिस पे भी। सिंपल, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, राइट। इन सम प्लेसेस, कुछ जगह पर, देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट वेयर बाय सोशली वीकर सेक्शन एंड वुमेन आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ जगह पर जो भी अरेंजमेंट्स होती है कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर लीगल, वेयर बाय सोशली वीकर सेक्शन, जो भी समाज के थ्रू काफी वीकर सेक्शंस हैं, राइट, वहां पे वुमेन मतलब लेजिस्लेचर एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है, राइट। मतलब कुछ जगह, कुछ प्लेसेस ऐसी हैं, राइट। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट गिव्स स्पेस टू डाइवर्स सोशल ग्रुप। इस टाइप ऑफ अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, डाइवर्स सोशल ग्रुप। जो भी वीकर सेक्शंस हैं वहां पे वुमेन रिप्रेजेंट हो रही है अलग अलग समाज के अंदर, अलग अलग ग्रुप्स में, है ना। हु अदरवाइज फील एलिनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट, राइट, क्योंकि वो गवर्नमेंट से बहुत एलिनेट फील कर रहे होते हैं, वो सोशल ग्रुप, वो समाज का तबका, राइट। दिस मेथड इज यूज्ड टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज अ फेयर शेयर इन पावर रिप्रेजेंटेशन, राइट। अब ये जो मेथड है ये यूज किया जाता है ज्यादातर माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए, जो हमारे कंट्री में माइनॉरिटी ग्रुप्स है, राइट, उनके बीच भी फेयर शेयर हो, पावर शेयरिंग में उनकी भी रिप्रेजेंटेशन हो। ऑल्दो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो भाई देखो सभी धर्म के बीच मतलब इक्वालिटी करता है, किसी के बीच डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। जैसे बेल्जियम में दिक्कतें थी वैसी हमारी कंट्री में नहीं है भाई, राइट। बट बेल्जियम का तो रिजॉल्व हो गया था, श्रीलंका बेल्जियम, श्रीलंका में सिविल वॉर्स हो गए थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है मेजोरिटी माइनॉरिटी वाला कंसेप्ट, राइट। हमारे देश में ऐसा नहीं है भाई कि हिंदुइज्म मेजोरिटी में है तो इन्हीं का डोमिनेंस, मतलब ऐसा नहीं है, राइट। मतलब रिलीजियस बेसिस और लिंग्विस्टिक बेसिस, राइट, राइट। मतलब इनके आधार पर भी पावर शेयरिंग कहीं किसी किसी प्लेस पर कर दी जाती है, राइट। जब फंडामेंटल राइट है तो ऑब्वियसली सोसाइटी के अंदर कुछ भी हो सकता है यार, मतलब गलत नहीं होगा, सही होगा, राइट। चौथा, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के बीच भी पावर शेयरिंग होती है, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। अब जैसे डेमोक्रेसी के अंदर सिटीजंस मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कॉन्टेस्टेंट फॉर पावर, राइट। डेमोक्रेसी के अंदर हम सभी सिटीजंस के पास चॉइस होती है कि हम जिसको भी अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करना चाहते हैं उसे वोट देके आ जाते हैं, राइट। मतलब ऐसा कुछ हमारे पास आजादी इस चीज की तो होती है। कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टीज। अगर हम पूरी डेमोक्रेसीज की बात करें, कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज, तो इसके अंदर कई बार कंपटीशन भी देखा जाता है अलग अलग पार्टीज के बीच। सच कंपटीशन एंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। और ये कंपटीशन एंश्योर करता है कि पावर शेयरिंग, पावर्स डज नॉट रिमेन इन वन हैंड, एक हाथ में नहीं होनी चाहिए, राइट। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज सो दैट इट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही पॉलिटिकल पार्टीज के पास पावर हो, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच भी पावर शेयरिंग होनी चाहिए, ताकि डिफरेंट सोशल ग्रुप से अलग अलग आइडियाज आए, अलग अलग विचार आए, अलग अलग मतलब मेथड, सब कोई ऑब्वियसली सबकी विचारधारा अलग होती है ना, तो मजे आते हैं। मतलब पावर शेयरिंग जो चैप्टर है ना वो यही कहता है कि सिर्फ हमें ऑर्गन्स के बीच ही बात नहीं है, शक्तियों को बांट के चलो भाई, ये कहता है कि भाई पावर शेयरिंग करनी जरूरी है, राइट। डेमोक्रेटिक कंट्री में तो भाई बिल्कुल, राइट। अब देखो फिफ्थ, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड सच एज द रिलीजियस लिंग्विस्टिक बेसिस, राइट। बताइए तुम्हें अलग अलग भाषा के आधार पर भी, ऐसे भी सिंपल। जैसे समटाइम दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट, कभी कभी ये वाली शेयरिंग डायरेक्ट हो जाती है। व्हेन टू और मोर पार्टीज फॉर्म एन अलायंस टू कंटेस्ट इलेक्शन, कई बार पार्टीज आपस में जुड़ जाती हैं, मतलब अलायंस बना लेती हैं। जैसे एनडीए अलायंस चल रहा है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस,
यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस पहले था कांग्रेस का, अब वो इंडिया बन गया। कई बार पार्टीज मिलकर संगठन बना लेती हैं, राइट। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिवीजन में पावर शेयरिंग होती है, पॉलिटिक्स कॉन्टेक्स्ट में हर पार्टीज के बीच भी मतलब शेयरिंग्स होती है। इफ देयर अलायंस इज इलेक्टेड, अगर ये अलायंस सिलेक्ट होता है, दे फॉर्म अ कोलिजन गवर्नमेंट एंड शेयर पावर, राइट। फिर वो कोलिजन गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करता है, उसके बाद पावर शेयरिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एनडीए, इसके अंदर बीजेपी है और भी बहुत सारी छोटी छोटी पार्टीज, बड़ी बड़ी पार्टीज जुड़ी हुई है, सबके बीच सबको पावर शेयर कर रखी है। यस, तो कहने का मतलब ये है कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग ये सारी है, मतलब वर्टिकल डिवीजन में भी पावर शेयरिंग होती है, हॉरिजॉन्टल डिवीजन में भी पावर शेयरिंग होती है, अलायंस में भी, रिलीजियस बेसिस पे भी, लैंग्वेज बेसिस पे भी, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी, हर चीज में, राइट। कहने का मतलब इन शॉर्ट ये है, इन अ डेमोक्रेसी देयर आर इंटरेस्ट ग्रुप्स सच एज दोज ऑफ बिजनेसमैन, फार्मर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स एक्सेट्रा। ये सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स भी होते हैं भाई, इनके बीच भी होती है ऑब्वियसली। दे विल हैव अ शेयर इन गवर्नमेंट पावर आइदर थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंटल कमिटीज और बीइंग अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, राइट। मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन डिसीजन नहीं लेते मगर एडवाइस देते हैं, गवर्नमेंट इनसे एडवाइस भी लेती है। एक भाई बताइए सबको, फाइनल डिसीजन मस्ट बी अ पॉलिटिकल डिसीजन, मतलब बिजनेसमैन या फिर किसी ट्रेडर पे तो लेफ्ट नहीं छोड़ सकते ना डिसीजन, लेकिन इनसे एडवाइस ली जाती है भाई, कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पूछा जाता है कि ये पॉलिसी लाए या ना लाए। यस, ये तो ये कहने का मतलब है। सो अब समझते हैं व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल, बिकॉज ऑफ टू सेट ऑफ रीजन, वन इज प्रूडेंशियल, सेकेंड इज मॉरल, राइट। दो कारण की वजह से पावर शेयरिंग डिजायरेबल है, मतलब ऑब्वियसली सिंपल समझना। प्रूडेंशियल रीजन सबसे पहले, पावर शेयरिंग हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। पावर शेयरिंग से हेल्प मिलती है सोशल ग्रुप्स के बीच कंफ्लिक्ट को कम करने की, कंफ्लिक्ट की पॉसिबिलिटीज को रिड्यूस करने की। पावर शेयरिंग होगी तो चांसेस कम हो जाएंगे दंगे के, वायलेंस एक्टिविटी के, राइट। सोशल कंफ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस, सोशल कंफ्लिक्ट होगा तो ऑब्वियसली वायलेंस, हिंसा वगैरह होगी एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी जाएगी। पावर शेयरिंग इसलिए गुड वे माना जाता है, पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, राइट। इसलिए बहुत अच्छा वे माना जाता है पावर शेयरिंग कि भाई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को अगर इंश्योर करना है तो पावर शेयरिंग इज मस्ट, राइट, सिंपल। टायरेनी ऑफ द मेजोरिटी, मतलब ये अत्याचार, टायरेनी को हम क्या कहते हैं, अत्याचार। टायरेनी ऑफ द मेजोरिटी इज नॉट जस्ट ऑपरेसिव फॉर द माइनॉरिटी बट फॉर द मेजोरिटी एज वेल, राइट। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप सिर्फ माइनॉरिटी के टूवर्ड्स ही कोई हिंसा करें, कोई टायरेनी मतलब रिएक्ट करें, बल्कि मेजोरिटी के लिए भी ये चीज उसी तरीके से इक्वल है, राइट, एज वेल। इनके लिए भी दमनकारी है, राइट, मेजोरिटी के लिए भी, सिंपल। ये नहीं कि सिर्फ माइनॉरिटी के लिए, राइट। सो प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स। प्रूडेंशियल रीजन से मतलब ऑब्वियसली ये इसलिए है, मतलब ऑब्वियसली पावर शेयरिंग होती है तो इसके आउटकम्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बेटर रिजल्ट्स आते हैं कंट्री के गवर्नमेंट सिस्टम में, राइट। और भाई सोशल ग्रुप्स के बीच कम हो जाती है पॉसिबिलिटी कंफ्लिक्ट की, राइट। तो इस पॉइंट को देख के कंफ्यूज मत होना तुम सब, इसमें यही है कि मेजोरिटी इज नॉट जस्ट ऑपरेसिव फॉर द माइनॉरिटी, कि उन्हीं की तरफ अत्याचार मतलब करें ज्यादातर, बल्कि अत्याचार तो किसी के बीच में नहीं होना चाहिए। लेकिन भाई देखो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना सभी के प्रति इक्वलिटी रखता है, भेदभाव नहीं कराता किसी भी धर्म के बीच, या फिर मेजोरिटी माइनॉरिटी का कंसेप्ट नहीं करता, अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो, राइट। और कोई भी कंटेक्स्ट में बात करो भाई, अगर पावर शेयरिंग होगी ना तो इन्हीं दोनों सेट की रीजन, मतलब ये दोनों सेट ऑफ रीजन है जिनकी मतलब पावर शेयरिंग होगी ना तो बहुत बढ़िया रहेगा, राइट। अब देखो सेकंड रीजन, मॉरल। मॉरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग इज दैट इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे बढ़िया तो इसमें ये होता है कि डेमोक्रेसी स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है, एंड इंश्योर दैट दोज इफेक्टेड बाय गवर्नमेंट डिसीजंस हैव अ से इन हाउ दे आर गवर्न, राइट। मतलब इसमें ऐसी चीज में इंश्योर होती है जो कि अफेक्ट करती है किसी भी गवर्नमेंट के डिसीजन के थ्रू, राइट, और बताती है कि कौन सा मतलब सिस्टम कैसे गवर्न होना चाहिए,
राइट। तो मॉरल रीजन में तो वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है, वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी मतलब ऑब्वियसली डेमोक्रेसी को फैला देना, स्प्रेड कर देना। और इसमें इट अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग ऑल सिटीजन्स, राइट। हर नागरिकों के बीच कैसे ट्रीट किया जा रहा है, विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, रिस्पेक्ट के साथ, डिग्निटी के साथ, राइट। और टायरेनी ऑफ द मेजोरिटी या फिर फॉस्टरिंग मोर इंक्लूसिव एंड जस्ट सोसाइटी। कोई भी अगर अत्याचार हो भी रहा है तो उसको रोकना, राइट, मतलब प्रिवेंट करना भी एक रीजन है पावर शेयरिंग का, राइट। तो ऑब्वियसली मॉरल में हम ये समझते हैं कि इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटिंग ऑल सिटीजन्स, जो भी प्रिंसिपल्स है विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, राइट। और जो भी मेजोरिटी के साथ अगर अत्याचार भी हो रहा है सिंपल, तो उन्हें रोकना, फॉस्टरिंग अ मोर इंक्लूसिव एंड जस्ट सोसाइटी, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंक्लूसिव हो और सोसाइटी में जस्टिस मिले, न्याय मिले, राइट। आई होप समझ आ गया हो। सो पावर शेयरिंग इज नेसेसरी, जरूरी है फॉर मेंटेनिंग सोशल हार्मनी एंड पीस इन दी कंट्री। बहुत जरूरी है पावर शेयरिंग करना अगर आप समाज के अंदर हार्मोनी को, शांति को बनाए रखना चाहते हैं तो, राइट। तो समझ आ गया वाई पावर शेयरिंग, मतलब वाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल, बिकॉज ऑफ टू सेट ऑफ रीजन, दो कारण की वजह से, एक तो प्रूडेंशियल है और मॉरल है। कंफ्यूजन नहीं है ना किसी में भाई, अपने इंडियन कंटेक्स्ट को एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो, राइट। अब देखो चैप्टर तो खत्म हो चुका है, चैप्टर के लास्ट में मतलब क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं ये आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, ये अब आपका होमवर्क रहेगा, क्वेश्चंस के आंसर कैसे करने हैं। कौन कौन से ईयर में आए हैं क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में, वो भी मतलब यहाँ मेंशन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दैट इज ऑल फॉर माई साइड। आई होप आपको समझ आ गया हो ये चैप्टर, राइट। दैट इज ऑल, बाय, विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।